तो इसलिए आप उनको वायलेट नहीं कर सकते, आप उनके नेचर को नहीं कर सकते चेंज। क्या फाइनेंसेस जो हम लोग दे रहे हैं या जो स्टेट गवर्नमेंट दे रही है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, क्या वो आपके सही हैं? तो आपको उसी समय साइमल्टेनियसली ये भी तो पढ़ना पड़ेगा कि आपके स्टेप्स क्या लिए जा रहे हैं इंप्रूव करने के लिए उस परफॉर्मेंस को। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स निकाली, एजुकेशन इंडेक्स निकाली, ये इंडेक्स क्यों निकाल रही है आपकी नीति आयोग? उसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्रेसली दे दिया गया है, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। Next word will be reasons जी मैम। for ineffective performance. जी मैम, आपने ये जो टॉपिक बोला ये बेसिकली आपको पढ़ना क्या, क्योंकि आप देखो जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल है उसका बेसिक फंडामेंटल पिलर क्या है, ट्रांसफर ऑफ पावर। लेकिन वो अगर बच्चे पढ़ते हैं तो वो शुरू कहां से होता है? वो होता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जहां के हमारे पंचायती राज सिस्टम शुरू हुआ, पंचायत बनी, म्युनिसिपैलिटी बनी। तो हमने उनको क्या पावर दी? हमने उनको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दी, हमने उनको फाइनेंशियल पावर दी, हमने उनके इलेक्शन के भी जो होते हैं उसको हमने बनाने के लिए हमने उनको पावर दी, स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाई गई। लेकिन अब उनकी परफॉर्मेंस क्या रही, तो उसके रीजंस क्या रहे, यही बच्चों को पढ़ने पड़ते हैं कि हमने पंचायती राज या ग्रास रूट लेवल पे डिवोल्यूशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल फॉलो तो किया, लेकिन अब उनकी परफॉर्मेंस क्या है ये आपको देखना चाहिए। क्या फाइनेंसेस जो हम लोग दे रहे हैं या जो स्टेट गवर्नमेंट दे रही है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, क्या वो आपके सही हैं? क्या उतने फाइनेंसेस में काम हो रहा है? क्या उतने मॉनेटरी वैल्यू में काम उनका हो रहा है? क्या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो दी जा रही है क्या वो उतनी आपकी सफिशिएंट है? तो इसलिए आप देखो तो आपको ये देखने पड़ते हैं इसके बाद कि स्टेप्स क्या ले रही है सरकार। अगर आपके रीजंस हैं इनइफेक्टिव परफॉर्मेंस के तो सरकार ने कुछ स्टेप्स भी लिए होंगे, जैसे कि आप देखो पंचायती डिवोल्यूशन इंडेक्स भी नीति आयोग ने निकाली है ये बताने के लिए कि क्या परफॉर्मेंस है डिवोल्यूशन ऑफ पावर के बाद, पंचायती राज सिस्टम की क्या परफॉर्मेंस है। तो ये वेरियस आपको स्टेप्स भी पढ़ने पड़ते हैं इसमें। तो नेक्स्ट विल बी दैट स्टेप दैट कैन बी टेकन टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। ये जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जब बच्चे ये पढ़ेंगे कि रीजन क्या है इनइफिशिएंट परफॉर्मेंस के पंचायती राज सिस्टम के, क्योंकि हम डिवोल्यूशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, तो आपको उसी समय साइमल्टेनियसली ये भी तो पढ़ना पड़ेगा कि आपके स्टेप्स क्या लिए जा रहे हैं इंप्रूव करने के लिए उस परफॉर्मेंस को। अगर इनइफिशिएंट परफॉर्मेंस हो रही है तो उसको ठीक करने के लिए सरकार क्या वेरियस स्टेप्स ले रही है, तो आपको यहाँ वो भी साइमल्टेनियसली पढ़ने पड़ते हैं। जैसे आप देखो, अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, यहाँ पे कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स निकाली, एजुकेशन इंडेक्स निकाली, ये इंडेक्स क्यों निकाल रही है आपकी नीति आयोग? क्योंकि ये यही दिखा रहे हैं कि जो आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो अभी कितना ग्रास रूट लेवल पे कितना वर्क करना बाकी है, या अभी और कितनी ग्रोथ हो चुकी है और कितनी ग्रोथ होनी बाकी है। तो ये चीजें पढ़नी पड़ती हैं। Now here we come to GS paper 2 third topic. Third topic है separation of powers between various organs. तो इसमें we have divided 4 topics. एक doctrine of separation of power, separation of power in Indian Constitution, doctrine of check and balances, provision for checks and balances in Indian Constitution. हाँ, तो जैसे आपने बताया कि सेपरेशन ऑफ पावर, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ये अपने में एक बहुत ही एसेंशियल पिलर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का और हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का, हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम का। ये पढ़ना जरूरी इसलिए क्योंकि आप अगर देखो तो आपके जो स्टेट है इंडिया, उसमें 3 ऑर्गेन्स हैं बेसिकली। आपका पहला है आपका लेजिस्लेटिव ऑर्गेन, दूसरा आपका एग्जीक्यूटिव ऑर्गेन, तीसरा आपका है जुडिशरी। तो जो आपका लेजिस्लेटिव ऑर्गेन, उसका काम क्या है? लॉज बनाना, कैसे लॉ बनेंगे, क्यों बनेंगे, क्या नीड है बनने की। सेकंड जो आपका ऑर्गेन है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्गेन है, उसका काम क्या है कि इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना। जो लॉ आपका बनाए जा रहे हैं लेजिस्लेचर के थ्रू, उसे कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है। अब आपका थर्ड आता है जुडिशियल ऑर्गेन, उसका काम क्या है कि ये दोनों यानी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अपने अपने काम अगर ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि अगर लॉ ठीक से नहीं बना पा रहे हैं, एग्जीक्यूट ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो जुडिशरी काम क्या है कि उसको देखना कि कहीं कोई प्रिंसिपल का वायलेशन तो नहीं हो रहा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल का या प्रोविजन का। तो ये चेक एंड बैलेंस के प्रिंसिपल पे करता है फॉलो सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल, जो कि हमने जो लिया है वो हमने मॉन्टेक्स के 3 टियर सिस्टम से लिया है। सेपरेशन ऑफ पावर के 3 टियर सिस्टम से लिया है, वो मॉन्टेक्स ने दिया था। सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अब आप पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ पावर, तो आप उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया गया, आर्टिकल 50। उसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्रेसली दे दिया गया है सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, ये आपके एक्सप्रेसली मेंशन्ड है। तो ये आपको देखना होता है कि सेपरेशन ऑफ पावर किन किन के बीच में, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि 3 ऑर्गेन्स के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर। तो आप देखो, आपको वेरियस ऐसे आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे जहां पे कहीं पावर दी जा रही है जुडिशरी को लॉ बनाने की, उसी जगह आपके पार्लियामेंट
पार्लियामेंट को भी पावर दी जा रही है लॉ बनाने की, क्योंकि चेक एंड बैलेंसेस का प्रिंसिपल फॉलो किया गया है कि अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बना रही है, बिल पास किया पार्लियामेंट ने, प्रेसिडेंट ने जो कि आपका एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, पार्लियामेंट जो कि आपका लेजिस्लेचर का पार्ट है, पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, प्रेसिडेंट ने उसको अपना एसेंट दिया, आपका बन गया एक्ट। अब क्या वो एक्ट फंडामेंटल राइट या कॉन्स्टिट्यूशन के वेरियस प्रोविजन पे खरा उतरता है, वायलेट तो नहीं कर रहा है? तो अब ये चेक करेगा कौन? ये चेक करेगा आपका जुडिशरी। Yes. तो आपको यही चीजें पढ़नी, सेपरेशन ऑफ पावर के तो प्रिंसिपल। इसमें यू कैन ऐड डॉक्ट्रिन ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। डॉक्ट्रिन ऑफ चेक एंड बैलेंसेस मैंने आपको बता ही दिया। चेक एंड बैलेंसेस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो Yes. मैंने आपको बता ही दिया कि उसमें तो कैसे इसके कैसे है। साथ यू कैन ऐड अ फ्यू मोर थिंग्स, रिलेटेड जजमेंट्स, जिसमें गोलकनाथ केस है, केशवानंद भारती केस जी, है, बेसिक और स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। हाँ। अगर आप ये देखो तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आपकी क्या है? वो चेक एंड बैलेंसेस के प्रिंसिपल पे ही है, उसका पूरा बेसिस वही है, चेक एंड बैलेंसेस का प्रिंसिपल। क्योंकि जब आपके पार्लियामेंट ने ऐसे लॉज बनाए जो कि करते हैं आपके वायलेट फंडामेंटल राइट्स को, जो कि दिया गया आर्टिकल 13 में, और फंडामेंटल राइट आपके वो आपके बेसिक प्रोविजन है जो कि फंडामेंटल है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। Yes. तो इसलिए आप उनको वायलेट नहीं कर सकते, आप उनके नेचर को नहीं कर सकते चेंज। इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर क्या बताता है डॉक्ट्रिन कि आपका जो लॉ बनाए जा रहे हैं वो वायलेट तो नहीं कर रहे हैं बेसिक प्रोविजंस को। तो यही आपका सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल है। तो इसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, जो गोलकनाथ केस है, केशवानंद भारती जी। केस है, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस है, मेनका गांधी केस भी आप ले हाँ, लीजिए, मेनका गांधी आर्टिकल केस 21 भी को है। लेकर के, राम हाँ, जवाया जवाया कपूर, and ये भी एक versus केस आपका पंजाब। आता है। हाँ, पंजाब, इसमें भी आपके पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर और आपके वेरियस चीजों को बताया हाँ, गया ये है, रिलेटेड केसेस हैं। यूनियन स्टेट्स वी के आर बीच गोइंग बताया। टू हाँ, डिस्कस दिस केसेस इन डिटेल हाँ, अभी लेटर तो ऑन। हम आपको सिलेबस बता रहे हैं, इसलिए हम हाँ। हर चीज आपको यहाँ पे इतना एग्जॉस्टिव नेचर में नहीं बताना चाहेंगे कि आपको हाँ। सुनकर के बहुत बड़ा लगने लग जाए। लग जाए। आप बस सोचो, आपको क्रक्स पढ़ना है। हाँ। मैंने आपको बताया कि आपको बेसिक आइडियोलॉजी लेनी सबसे पहले, हाँ। डेफिनेशंस, आइडियोलॉजीज, फिलॉसफीज। कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी बेसिक 3 फिलॉसफीज आपकी फॉलो होती हैं, गांधीयन फिलॉसफी, लिबरल फिलॉसफी, सोशलिस्ट फिलॉसफी। तो आप पहले फिलॉसफी समझो कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कैसे एक्ट उसके पीछे लगे हैं, कौन से लॉज लगे हैं, क्या उसका इवोल्यूशन का प्रोसेस है। आप पहले बेसिक चीजें समझो, फिर आप बाकी चीजों पे आओ कि तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इसके साथ साथ प्रोविजंस यू हैं। कैन ऐड डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशंस। इसमें आरटीआई है, पीआईएल है, जी। ट्रिब्यूनल्स एक्सेट्रा, वो सारी चीजें आती हैं। डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, आपको पढ़ना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको पढ़ना क्यों? क्योंकि आप देखो जुडिशरी जो आपकी है वो एडवर्सरियल सिस्टम पे होती है फॉलो। उसमें एडवर्सरियल से मेरा यहाँ मतलब ये है कि 2 पार्टीज होंगी, एक विक्टिम होगी, एक एक्यूज्ड होगी, विटनेसेस होंगे, एविडेंशियरी वैल्यूज आपकी वहां पूछ जाएंगे कि भाई साहब एविडेंस बताओ क्या है। लेकिन जो आपका डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम जो है, या फिर आपका जो एडीआर, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम है, इसमें ये आपका नॉन एडवर्सरियल है। इसमें आपको ये नहीं करना है फॉलो कि एविडेंस क्या है और विटनेस क्या है। इसमें पार्टीज को ये फ्रीडम दिया जाता है कि वो बहुत ही इजीली कंफर्टेबल अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकें, कम से कम टाइम में, कम से कम मनी में। और तो और जो आपका एडवर्सरियल सिस्टम जुडिशियल, वो बाइंडिंग नेचर का होता है। यहाँ ये बाइंडिंग नेचर का नहीं होता है, तो काफी फ्रीडम यहाँ मिलता है, काफी आसानी से आपका डिस्प्यूट का निपटारा हो जाता है। और इसको वजह भी आपको पढ़ना क्यों है, क्योंकि आप देखो जुडिशरी में ऑलरेडी बहुत पेंडिंग केसेस हैं। भले आपका जुडिशरी काफी बिग स्ट्रक्चर है, इंडिपेंडेंट, लेकिन बहुत पेंडिंग वहां केसेस हैं। इसलिए आपके जुडिशरी ने कुछ सिस्टम फॉलो किए, पीआईएल का सिस्टम फॉलो किया, पब्लिक इंटरेस्ट आपका जो लिटिगेशन है वो आपका सिस्टम फॉलो किया। जॉली एलएलबी 2, हाँ, आप वो मूवी देख के समझ सकते हैं, उसमें वो आपके पीआईएल फॉलो उसमें करते रहते हैं। लेकिन यहाँ आपको 2 चीजें और पढ़नी पड़ेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, That is why I always tell people to watch movies. You get a lot of knowledge. तो आपको रिट पिटीशन भी यहाँ देखनी पड़ेंगी बराबर, रिट पिटीशन क्या है। लेकिन आप देखो, आपके स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है पेंडेंसी ऑफ केसेस को हटाने के लिए। पीआईएल आप फॉलो कर सकते हो, ट्राइब्यूनल्स बनाए गए। ट्राइब्यूनल्स आप क्यों बनाएगी? क्योंकि पेंडेंसी जो केसेस की है वो कम हो जाए। स्पेशलिटी है, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जैसे ट्राइब्यूनल्स, अगर आप देखो तो 2-3 मैं आपको यहाँ एग्जांपल देता हूँ। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जो आपका दिया गया है आर्टिकल 323A में, इसका क्यों आपको बनाया गया? क्योंकि आपके ये स्पेशल केसेस हैं एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के, उनका आपका रिजोल्यूशन कम से कम टाइम में इजिली हो जाए। क्योंकि यहाँ पे आपको स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ेगी, तो आप अलग सिस्टम में जाओ। आपको यहाँ स्पीडियर मैनर में आपका इशू रिजॉल्व हो जाए। आपको मैंने पहले भी बताया, यहाँ पे आपका वाटर ट्राइब्यूनल बनती है, आपके टैक्स को लेके ट्राइब्यूनल है, आपके नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है, ये भी आपकी ट्राइब्यूनल है। एनजीटी बच्चों ने पढ़ा होगा, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। ये सब क्यों बनाई जा रही है? क्योंकि स्पीडियर मैनर में, कम से कम टाइम में, स्पेशल आपके स्पेशल केसेस में स्पेशल लोगों को लेकर के
हाँ। जिनको उसकी बारे में पता हो, हम्म। तो आपके जल्द से जल्द आपका इशू, आपका जो भी इशू है वो रिजॉल्व कर दिया सिंपल जाए। लैंग्वेज में यू कैन अंडरस्टैंड, मान लो कोई दो बिजनेसमैन है, दे जी। हैव 50 करोड़ या 100 करोड़ का हाँ, कुछ कुछ भी मैटर हो डिस्प्यूट हो सकता गया है। है, अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब मान लो 50 करोड़ उन्होंने किसी इन्वेस्टमेंट से लिया गया है और वहां पे उनको इंटरेस्ट पे करना है। जी। अब सुप्रीम कोर्ट ले लेगा 2 साल, अब वो 2 साल तक इंटरेस्ट 2 साल ले लेगा, फिर वहां सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट वहां पे किसी को बताएगा विक्टिम और किसी को कहेगा एक्यूज्ड। तो उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में किसी को कंपनसेशन भरना पड़ेगा, कंपनसेशन नहीं भरोगे आप तो आपको फाइन देना पड़ेगा, फाइन नहीं भरते तो आपको जेल में जाना पड़ेगा, आपको 6 साल की जेल हो सकती है, 3 साल की जेल हो सकती है, लॉस होता है, टाइम लॉस होता है, और फिर आप एक्यूज बन जाते हो। सबसे बड़ी चीज तो यहाँ पे ये है, इसलिए एडीआर में आपको और बता दूं, ये आपका सिविल प्रोसीजर लॉ का पार्ट है, सेक्शन 89 में आपके आता है। उसमें आपके कुछ 5-6 आपके एडीआर के प्रोसेस दिए गए, जैसे आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, निगोशिएशन, लोक अदालत, ये सारे आपके वहां दिए गए हैं, और भी आपके 1-2 वहां पर हैं, तो आपको ये सारे यहाँ पढ़ने पड़ते हैं। यूपीएससी अक्सर मैम ये क्वेश्चन पूछता है मेंस में कि लोक अदालत के बारे में आप बताओ, कुछ वहां क्वेश्चन पूछता है आर्बिट्रेशन के बारे में बताओ कि इंडिया में आर्बिट्रेशन का क्या चल रहा है, कैसे बनाए गए हैं लॉस, जैसे आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 में बनाया गया था, उसमें वापस अमेंडमेंट किया जा रहा है, तो 2023 में भी अमेंडमेंट किया गया, 19 में भी किया गया आपके अमेंडमेंट, कि आपके डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम को कितना ईजी बनाया जाए, कितना लीनियंट बनाया जाए, कितना इफेक्टिव बनाया जाए, कितना टाइम बाउंड मैनर में डिस्प्यूट आपके रिजॉल्व हो जाए, लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो, ये भी एक आपका सिस्टम है। You can seek help from these tribunals. So now here what UPSC says in GS paper 2, the fourth point of UPSC is comparison of Indian constitutional scheme. Comparison of Indian constitutional scheme with that of other countries, parliament and state legislature. जब हम फीचर पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के मैम, तो हम फीचर में एक बात पढ़ते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया है। बहुत ही सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन या बहुत कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ प्रोविजंस जो हमें लगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होने चाहिए, हमारे लिए अच्छे रहेंगे, हमारे लॉ मेकिंग में काम आएंगे, हमारे लिए बहुत ही बेसिक फंडामेंटल पिलर्स बनेंगे, ब्लॉक बनेंगे, तो वो हमने वेरियस कंट्रीज से लिए। तो व्हेन वी वर स्टार्टेड रीडिंग फॉर अंडरपिनिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो वक्त था, दौर था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, बहुत सारी कंट्रीज इंडिपेंडेंस ले चुकी थी, कॉलोनीज से बहुत सारे लोगों ने वापस चले गए थे अपने अपने देश, कॉलोनीज को छोड़ के, कॉलोनीज गॉट इंडिपेंडेंस, बहुत सारे देशों ने अपना अपना कानून बनाया, और उसमें नया नया कानून बना था यूएसए का, क्योंकि यूएसए 16th सेंचुरी में तो पैदा हुआ था। हाँ, यूएसए 1774 में ही हो चुका था, कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था, उसका फ्रेम हो चुका था। तो तब मतलब अप्रोक्सीमेटली 200-300 साल की, हमारे से 200 साल हो चुके थे। तो ये वो सीजन था जब वो बहुत सारे कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तो हर एक दूसरे का बना चुके थे, एक दूसरे का देख के ही बना रहे थे, व्हाट कुड बी द रूल्स एंड रेगुलेशन, क्योंकि सब तो लोग ही है, सबके सिटीजन ही है, तो अप्रोक्सीमेटली लेस और मोर अप्रोक्सीमेटली सब कॉन्स्टिट्यूशन सेम ही है। जैसे आप अगर कंपैरिजन की बात करो, तो हमें पता है कि हमारे ऊपर रूल किया गया, हमारे ऊपर ब्रिटिश रूल था, तो ब्रिटिश ने क्या लॉ बनाए, क्या बनाए, तो ब्रिटिश ने कैसे अपने यहाँ सिस्टम बनाया, हमने वहां से बहुत सारे सिस्टम लिए, जैसे पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर, ये हमने ब्रिटिश से ही लिया है। अब आप अगर बात करो दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो मैं यहाँ एग्जांपल देता हूँ आपको यूएसए का, हमने वहां पे होती प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट फॉलो, लेकिन हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट फॉलो करी है, जो कि हमने ब्रिटेन से लिया है। लेकिन हमने यूएसए से क्या लिया, हमने वहाँ फंडामेंटल राइट्स लिए यूएसए से, और हमने जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम फॉलो किया है, वो भी हमने यूएसए से लिया है। फिर आप देखो आयरलैंड, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमने आयरलैंड से लिए हैं। हमने फ्रांस से क्या लिया, हमने लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, हमने ये प्रोविजन लिए हैं आयरलैंड से। इस तरह हमने बहुत सारे इमरजेंसी प्रोविजन, देखो आप, तो इसमें कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद अदर कंट्रीज, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको इम्पोर्टेंट है, हमने क्या अडॉप्ट किया है बेसिकली। एक तो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का ब्लेंड है, वो इसीलिए क्योंकि हमने अडॉप्ट किया है बहुत सारे प्रोविजंस, तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत रिजिड भी नहीं बनाया, बहुत फ्लेक्सिबल नहीं बनाया, हमने उसको ब्लेंड दिया है कि ठीक है यार, समय समय पे चेंज भी कर सको, और समय समय पे उसमें ऐसे फीचर भी हो जो रिजिड हो, जिसमें कि चेंज भी ना हो सके। हाँ, इसमें एक चीज आ जाती है, फेडरल सिस्टम एंड यूनिटरी सिस्टम भी है,
जो हमने जी लिया गया है, फेडरल और यूनिटरी को आप देखो मैम, तो वो रिजिड और फ्लेक्सिबिलिटी का ही एक आपका पार्ट है। और दूसरा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हाँ, ये मैंने बता ही दिया। सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। हाँ, ये चीज जुडिशियल जी सुप्रीमेसी, ये चीज यहाँ समझना इसलिए जरूरी है कि हमने अभी डिस्कस किया सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल। वहां हमने क्या बताया कि 3 ऑर्गन्स हैं और तीनों ऑर्गन्स किस पे करते हैं काम, चेक एंड बैलेंसेस पे। तो हमें ये देखना है कि हमारा जो पार्लियामेंट है वो तो सुप्रीम है ही है, लेकिन साथ में हमारा जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट है और सुप्रीम है। वजह वही चेक एंड बैलेंसेस कि हमारा जो जुडिशरी है वो भी समय समय पे लॉस को चेक कर सके और बैलेंस कर सके कि हमारा जो पार्लियामेंट है वो ऐसे लॉज ना बनाए कि वो वायलेट करे हमारे बेसिक प्रोविजंस को जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ब्लेंड है, जो हमने अडॉप्ट किया वो हमने ब्लेंड किया कि जुडिशियल सुप्रीमेसी भी रहे, साथ साथ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी भी रहे। You can add this here, integrated and independent judiciary। हाँ, इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारी है। और यहाँ पे मैं एक चीज और भी क्लियर करना चाहूंगा कि ये हमने प्रिंसिपल फॉलो क्यों किया जुडिशियल सुप्रीमेसी का और पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फाइनल पावर देता है पीपल्स को कि वही करेंगे चूज। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे होंगे, इलेक्टेड हेड होगा। रिपब्लिक यहाँ पे सिस्टम फॉलो किया हमने, डेमोक्रेटिक सिस्टम फॉलो किया है कि समय समय पे इलेक्शन होंगे और जो हेड होगा स्टेट का वो इलेक्टेड होगा। तो पावर तो यहाँ के लोगों के हाथ में है, इसलिए पार्लियामेंट तो यहाँ की सोवरेन है ही। लेकिन अगर पार्लियामेंट फुली फ्लेज्ड सोवरेन हो जाएगी तो उसकी मनमानी चलने लगेगी। इसलिए जुडिशरी को भी इंडिपेंडेंट करो और उसको भी सुप्रीम रखो कि वो भी चेक एंड बैलेंस करती रहे। यूपीएससी एडेड फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। जी, बिकॉज जब हम कंपेयर करते हैं तो हम कुछ बेसिक्स पिलर्स जरूर पढ़ते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल राइट मैंने आपको बताया ये लिया गया यूएसए से। जब आपको कंपेयर करना है तो आपको फंडामेंटल राइट पढ़ना पड़ेगा, तो वो लिया गया आपके यूएसए से कॉन्स्टिट्यूशन से। डीपीएसपी आपका लिया गया जो आयरलैंड है वहां से लिया गया आपका। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपके लिए गया आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। और वहीं जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो आपका यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। पॉइंट है सेक्युलर स्टेट, ये भी हम देखते हैं। ये हमने सिस्टम लिया 42nd अमेंडमेंट जो एक्ट हमारा, हमने उसमें अपने प्रीएम्बल को पहली बार अमेंड किया, तब हमने उसमें सेक्युलर फीचर डाला। ये डालना जरूरी इसलिए था क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये बताता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेक्युलर नेचर का है। जैसे आर्टिकल 14 आप देखो, आर्टिकल 15 आप देखो, उसमें रिलीजियस बेसिस पे आप ओनली रिलीजियस बेसिस पे कोई लॉ या कोई पॉलिसी नहीं बना सकते। आपकी स्टेट ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बना सकती जिसमें रिलीजियस आपका टोन आए, टच आए, क्योंकि वहां लिखा है कि आप राइट टू इक्वलिटी। तो आप इक्वलिटी किस बेसिस पे करेंगे? आप रिलीजियस के बेसिस पे आप सबको इक्वल समझेंगे, आप रिलीजियस के बेसिस पे कोई लॉ नहीं बनाएंगे। तो इसलिए हमारा जो स्टेट है उसका नेचर क्या है? सेक्युलर नेचर है। हमारे स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। और ये हमने अमेंड करके डाला बाद में प्रीएम्बल में। सेक्युलर मीन्स हियर Indian Constitution is not protect or support any particular religion. और वी कैन से कि जो हमारा इंडियन स्टेट है उसका जो फॉर्म है वो किसी रिलीजियस बेसिस पे नहीं करता फॉलो, वो इंडिपेंडेंट है, बायस नहीं है। हाँ, हमारे स्टेट का कोई अपना रिलीजन नहीं है, रिलीजन नहीं कोई स्टेट का। स्टेट जो है वो इंडिपेंडेंट है, किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करती, सेक्युलर स्टेट है। बायस नहीं करता, सेपरेट नहीं करता और ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन पार्शियलिटी नहीं करता, लॉज नहीं बनाता है। जैसे आप देखो, आप आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक पढ़ो, आप 29 आप आर्टिकल 30 पढ़ो, आपको वहां देखने को मिलेगा, आप सेक्युलर नेचर देखने को मिलेगा कि लॉज जो बनाए जा रहे हैं वो इस बात को ध्यान में रख के बनाए जा रहे हैं कि सभी रिलीजन को बराबर राइट्स मिले, बराबर लॉज बनाए जाए, बराबर उनको वैल्यू दी जाए, किसी एक रिलीजन को सपोर्ट ना किया जाए। अगेन हियर वन मोर पॉइंट विल कम, यूनिवर्सल अडल्टहुड फ्रेंचाइजी। हाँ,